हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी कि द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें आज जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 14 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो देख सकता है, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 बात करता है हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, यानी कि अगर कोई लेडी जो हिंदू है उसके सक्सेसर के क्या रूल्स हैं उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 15, ठीक है। रूल्स इट मीन्स कौन कौन सा उसका वारिस होगा उसकी बात ये कर रहा है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 यानी उपखंड 1 की बात जो हो रही है वो कहता है निर्वसित मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी। यानी इन्होंने कहा कि निर्वसित मरने वाली हिंदू महिला, ठीक है, यानी कि जो विदाउट विल मर गई है, उसने कोई भी अपनी वसीयत नहीं लिखी है, ठीक है। सेक्शन 8 में हमने क्या पढ़ा था? पुरुष की जो निर्वसियती मर जाता है कोई भी पुरुष जो हिंदू है उसकी जो वसीयत है वो कैसे डिवाइड होगी उसकी बात कर रहा था सेक्शन 8। अब बात आती है नारी की, स्त्री की कि जो हिंदू है उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, उसके सक्सेसर में कौन कौन उसके सक्सेसर होंगे, तो उसकी बात कौन करता है? सेक्शन 15 बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिस भी संपत्ति का जिक्र हो रहा है वो विदाउट विल मरा हो। अगर वो विल लिख गया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते उसमें ना। लेकिन अगर उसने अपनी वसीयत नहीं लिखी है, ये तब के लिए है, उन लोगों के लिए है जो विदाउट विल मर जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 15 बात किसकी कर रहा है? स्त्री की, कि जो स्त्री विदाउट विल मर गई है और वो हिंदू है, ठीक है, उसका जो सक्सेसर होगा वो कौन और कैसे होगा वो बात बता रहा है सेक्शन 15, ठीक है। तो चलिए 15 का 1 का ए देखते हैं। ये कहता है कि प्रथमा पुत्र और पुत्रियों जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं और पति को भी, यानी कि पहला जो उसका सक्सेसर हुआ वो कौन हो गया? बेटा बेटी या फिर उसका कोई बेटा बेटी जो मर चुका है उसका बच्चा, अपत्य का मतलब चाइल्ड होता है, ठीक है, और पति को, यानी और कौन हुआ वारिस? हस्बैंड हुआ उसका। उसके बाद द्वितीय में यानी सेकंड में कौन आ रहा है? पति के वारिसों को। अब मान लीजिए इसमें से कोई नहीं है तो सेकंड कौन सक्सेसर होगा उसका? उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे लीगल हेयर? पति के वारिस, ठीक है, यानी उसके जो हस्बैंड के जो हैं, चाहे वो पिता हो उसके या माता हो उसकी या उसका भाई हो, जो भी अपने पीछे वो अपने उत्तराधिकारी छोड़ के गया है, ठीक है। उसके बाद आता है तृतीय यानी तीसरा पार्ट में आते हैं माता और पिता को। अब देखिए यहाँ पे माता पिता की जो बात हो रही है वो लड़की के माता पिता की हो रही है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन माता और पिता से मतलब उसी से है जो लड़की के खुद के माता पिता हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चतुर्थ यानी चौथे पे पिता के वारिसों को, यानी उसके फादर के जो वारिस हैं। अब मान लीजिए इसमें से कोई नहीं है तो चौथे नंबर पे क्या हुआ? पिता के वारिस हुआ। तथा अन्यथा माता के वारिसों को। अब मान लीजिए पिता का कोई वारिस नहीं है तो किसको मिल जाएगी? उसके माता के वारिसों को, जैसे उनके भतीजे हुए, उनका भाई हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हुआ सेक्शन 15 के सबखंड 1 में कि कौन किसके कौन कौन सक्सेसर है उसका जिक्र हो गया और कौन किसके बाद आता है। उसके बाद है 15 का ही सबसेक्शन 2 उपधारा 1 में, यानी कि उपधारा 1 में जो अंतर विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यानी अब इन्होंने कहा ये सब तो हैं, इनके होते हुए भी, ठीक है, कुछ चीज़ इन्होंने बताई। जैसे पहला इन्होंने कहा कि कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई है। देखिए जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि जहाँ माता पिता का जिक्र है वहाँ पर उन्होंने डिफाइन नहीं करा कि लड़की की माता को या लड़के की माता को, माता पिता को, इसलिए सेकंड में उस चीज़ को बात को उन्होंने रख दिया। जनरली माता पिता, भाई लड़की की कोई प्रॉपर्टी है तो वो माता पिता को ही, उसके माता पिता को जाएगी, लेकिन वहाँ कुछ डिफाइन नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या करा, दूसरे पार्ट में क्लियरफाई कर दिया, स्पेसिफिक कह दिया कि किस तरीके से जो लड़की के माता पिता हैं वो वारिस होंगे और किस तरह से पति के जो वारिस हैं, जो फादर इन लॉ जो है वो कैसे उसकी संपत्ति का वारिस होगा, उसको स्पेसिफिक क्लियर यहाँ पे 15 के उपखंड यानी सबसेक्शन 2 में बता गया है। पहला बोला कि कोई भी संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, यानी कि विरासत में जैसे कहते हैं ना पूर्वज से मिली हुई संपत्ति।
वो उसको अपने पिता से, अपने पिता या माता से मिली है और उस लेडी की डेथ हो जाती है, मृतक के पुत्र या पुत्री कोई नहीं है, ठीक है, या फिर पुत्र और पुत्रियों के बच्चे नहीं हैं, उस अभाव में, ठीक है, उपधारा में निर्दिष्ट अन्य वारिसों में विनिर्दिष्ट क्रम में न्यायगत ना होकर पिता के वारिसों को न्यायगत हो जाएगी। यानी कि अब इसको समझिए कि अगर कोई औरत की संपत्ति उसको विरासत में उसके माँ बाप से मिली है और उस औरत के बच्चे नहीं हैं और बच्चों के बच्चे भी नहीं हैं, तो वो संपत्ति कहाँ चली जाएगी? वो संपत्ति उसके पिता को चली जाएगी, जो पिता के वारिस हैं, ठीक है, उसके खुद के पिता के वारिसों को चली जाएगी। यहाँ पे पति का जिक्र नहीं किया गया है इस संपत्ति के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही कि कोई हिंदू नारी है और उसको संपत्ति उसके पति या उसके ससुर से मिली है, ठीक है, तो वो संपत्ति कहाँ चली जाएगी? अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो वो जो संपत्ति है वो इस जो एक शेड्यूल दे रखा है, इस शेड्यूल में जो जो वारिस बताए हैं उनके होते हुए भी वो संपत्ति कहाँ चली जाएगी? जो उसके पति के वारिसों को न्याय संगत हो जाएगी, ठीक है। किसको मिल जाएगी? उसके पति के वारिसों को चली जाएगी। देखिए, अगर पति, जैसे मान लीजिए फादर इन लॉ ने कोई संपत्ति अपनी बहू को दे दी, ठीक है, अब उस बहू का कोई बच्चा नहीं है, तो वो संपत्ति कहाँ चली गई? वो संपत्ति उसके पति है तो पति को, नहीं तो पति के वारिसों को चली गई, ठीक है, क्योंकि सास ससुर ने दी थी तो पति के वारिसों को चली जाएगी, ठीक है। अगर वो संपत्ति उसको पति ने दी है और पति नहीं है और उस औरत के बच्चे भी नहीं है, औरत की मृत्यु हो गई है, तो वो संपत्ति किसको चली जाएगी? जो पति के वारिस हैं। यानी दोनों कंडीशन में अगर उसके पति या उसके ससुर से कोई संपत्ति उसको मिली है तो वो संपत्ति उसके पति के वारिसों को चली जाएगी, अगर उसके खुद के बच्चे नहीं हैं तो, ठीक है, क्लियर है। तो माता पिता को इसीलिए पहले वाले उपखंड में क्लियरफाई नहीं किया कि कौन से माता पिता का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड करके बता दिया कि भैया अगर लड़की को उसके माता पिता से संपत्ति मिली है और वो कोई नहीं होता है तो वो संपत्ति उसके पिता के वारिसों को चली जाएगी, और अगर उसको संपत्ति उसके ससुर से या उसके पति से मिली है तो वो संपत्ति कहाँ चली जाएगी? उसके पति के वारिसों को चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 15 क्लियर हो गया होगा। इसमें एक सेक्शन है, इसमें एक केस है लक्ष्मण सिंह वर्सेस कृपाल सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट का है, 1987 का केस है। इसमें कहा गया था धारा 15(1) के खंड को लेकर कि उसमें उपस्थित जो वारिस हैं, खंड बी में उल्लिखित वारिस उत्तराधिकारी होंगे। कहा कि अगर 15(a) के अंदर जो जो वारिस बताए गए हैं, पुत्र पुत्री, पति के वारिस, माता के पिता, पिता के वारिस और माता के वारिसों को, अगर वो नहीं है तो खंड बी में, ठीक है, उल्लेखित उत्तराधिकारी होंगे। यानी कि 15 के 1 का ही खंड बी, जैसे कि पति के वारिसों को, ये कहने का मीन्स है, ठीक है। तो ये इस लक्ष्मण सिंह वर्सेस कृपाल सिंह में कहा गया कि भाई अगर 15 खंड ए का वारिस नहीं है, मतलब पुत्र पुत्री पति नहीं है, तो जो खंड बी है पति के वारिसों को प्रॉपर्टी चली जाएगी। दैट्स इट। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 15। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 16 को पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक करके सेक्शन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है, वीडियो थोड़ी छोटी बनती है, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाती है। और आज सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी, अगर आपको चैनल ठीक लगता है, आपको सही लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, वरना जो भी आपको ठीक लगे तो करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो हम तो वीडियो डालेंगे ही डालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। गुड बाय।